Hello, NEET aspirants. Welcome back to another Power Pack session for your NEET examination. In today's session, we are going to take another important chapter as promised, and this time we are going to solve some of the very important questions from the chapter that is equilibrium. आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर इक्विलिब्रियम से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके आने के डेफिनेटली काफी हाई चांसेस हैं एंड और हम देखेंगे कि हमारी प्रिपरेशन फॉर द नीट एग्जामिनेशन कैसी है। शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। आई होप आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन विजिबल है। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन कहता है बफर सॉल्यूशन से रिलेटेड। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन कहता है कि बफर सॉल्यूशन हैव कांस्टेंट एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी बिकॉज उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ और उनकी अल्कलाइन मींस बेसिक स्ट्रेंथ कांस्टेंट रहती है। अगर मैं एसिडिक बफर की बात करूं या मैं बेसिक बफर की बात करूं, इन चार ऑप्शन में से कौन सा बेटर ऑप्शन रहेगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए आइए देखते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें ऑप्शन नंबर ए की, ऑप्शन नंबर ए कहता है कि दे हैव वेरी लार्ज एक्सिस ऑफ एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव आयंस। ओके, ऑप्शन नंबर बी पे जाते हैं। दे हैव फिक्स्ड वैल्यू ऑफ पीएच, उनकी जो पीएच वैल्यू है वो फिक्स्ड है। तीसरे ऑप्शन में दे गिव अनआयनाइज्ड आयन एसिड्स और बेस ऑन रिएक्शन विद एडेड एसिड और एल्कली। जो भी आप एसिड एल्कली ऐड करोगे उनके साथ वो एक अनआयनाइज्ड एसिड और बेस दे देगा। और चौथे में देखेंगे एसिड एंड एल्कलीज इन दीज सॉल्यूशंस आर शील्डेड फ्रॉम अटैक बाय अदर आयंस। आइए कॉन्सेप्ट की बात करें एज यूजुअल। तो देखिए कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं रिवॉल्व करेगा अराउंड द बफर सॉल्यूशन। अब बफर सॉल्यूशन की बात करें तो हम किसी भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। मैंने एसिडिक बफर को ले लिया, मान लीजिए मैंने एक एसिडिक बफर ले लिया। तो एसिडिक बफर को हम डिफाइन कैसे करेंगे? सिंपल सा फंडा है, वीक एसिड और आपके पास होना चाहिए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, राइट। फॉर एग्जांपल आपने एसिटिक एसिड ले लिया एज अ वीक सॉल्ट, वीक एसिड, और सोडियम एसिटेट ले लिया एज अ सॉल्ट। अब ध्यान से सुनना, क्या इनके पास लार्ज एक्सिस ऑफ एच पॉजिटिव और एच नेगेटिव है? ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि वो एक बफर सॉल्यूशन है। बफर सॉल्यूशन वीक एसिड का होता है। तो यार कैसे हो सकता है एच पॉजिटिव वेरी हाई क्वांटिटी और ओ एच नेगेटिव इन वेरी हाई क्वांटिटी? ए ऑप्शन को नेग्लेक्ट करते हैं। दे हैव फिक्स्ड पीएच। अगर ध्यान से देखा जाए तो बफर की अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे, बफर की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो कहता है इट रेजिस्ट चेंज इन पीएच। वो पीएच को रेजिस्ट करता है, चेंज इन द पीएच को, राइट, रेजिस्ट करता है। इसका मतलब कि जितनी क्वांटिटी में आप उस पे बेस डालोगे या कोई दूसरा एसिड डालोगे, वो नॉर्मल सॉल्यूशन से कम डिफ्लेक्शन शो करेगा, लेकिन चेंज तो होता है। तो क्या हुआ इसका आंसर? उनका फिक्स्ड वैल्यू ऑफ पीएच चेंज नहीं होता। ऑप्शन नंबर 3 में आइए, दे गिव अनआयनाइज्ड एसिड और बेस ऑन रिएक्शन विद एसिड एसिड और एल्कली। ये काफी इंटरेस्टिंग है, आइए इसको देखते हैं थोड़ा। मान लीजिए जैसे मैंने अभी बताया आपको, मेरे पास एक बफर है जिसमें वीक एसिड है CH3COH प्लस CH3CONA। थोड़ा सा मैं इसको इन डेप्थ ले जाना चाहूंगा यहीं पे। अब मान लीजिए पहला केस आया, एसिड ऐड करा स्ट्रॉन्ग एसिड से। कोई भी आपने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया जिसमें से आप एसिड पोर कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, मेरे पास जो बफर है वो एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट का है। जैसे ही एसिड आएगा तो क्या होगा, ऊपर वाले जो बफर है उसमें से सॉल्ट सबसे पहले उसके साथ रिएक्ट करने की कोशिश करेगा, और सॉल्ट का ये कंपोनेंट रिएक्ट करके क्या बना देगा, रिएक्ट करके बना देगा एक वीक एसिड CH3COH। और आपको पता है वीक एसिड का डिसोसिएशन कम होता है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि जो भी आपने एक्सेस क्वांटिटी डाली एसिड की, सॉल्ट ने उसको धीरे धीरे कम करा, एक वीक एसिड बनाया। लेकिन आपको पता है वीक एसिड भी कुछ ना कुछ डिसोशिएट होता है। तो पीएच चेंज रुकता नहीं है, पीएच चेंज थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। और क्यों चेंज होता है? क्योंकि आपने कोई ऐसी स्पीशीज बना दी जिसकी आयनाइजेशन की पावर कम है, राइट। ये केस था एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, ठीक है। ओके, अगर आप बेस डालेंगे तो बेस का भी देख लीजिए। मान लीजिए आपने बेस डाला OH नेगेटिव, आपने एक स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया इसी सॉल्यूशन में। तो OH नेगेटिव में क्या होगा, H पॉजिटिव आएगा। कहां से आ रहा है H पॉजिटिव? ये आपका वीक एसिड का आ रहा है।
जब आप OH नेगेटिव डालोगे फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस से। किससे डालोगे? स्ट्रॉन्ग बेस से। तो वीक एसिड का H पॉजिटिव उसको कंज्यूम करेगा और वाटर बनाएगा। तो इस केस में भी, दोनों केस में भी आपको दिख रहा है कि अगर एक एसिडिक बफर में आपने H पॉजिटिव डाला तो सॉल्ट आ गया रिएक्ट करने के लिए, और अगर आपने स्ट्रॉन्ग बेस डाला तो वीक एसिड का H पॉजिटिव आ गया। इस तरीके से ये क्या करते हैं? रेजिस्ट करते हैं। ठीक है? स्लोली बाय स्लोली तो पीएच चेंज होगा, बट आपने कुछ ऐसा बना दिया जो कि अनआयनाइज्ड एसिड है, बेस है, जब आपने एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कली डाला। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट आंसर है। आगे पढ़िए। एसिड एंड एल्कलीज इन दीज सॉल्यूशंस आर शील्डेड फ्रॉम अटैक बाय अदर आयंस। इसका कोई रिलेटिव सिग्निफिकेंस नहीं है, ये बात गलत है। ठीक है? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फॉर द गिवन रिएक्शन, एक रिएक्शन दे रही है हमें, CH4 गैसियस प्लस ट्वाइस ऑफ O2 गैसियस गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसकी डेल्टा H की वैल्यू दे रखी है -170.8 किलो जूल पर मोल। क्वेश्चन ने बोला है, ध्यान से पढ़ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? आइए पढ़ते हैं। एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड H2 आर नॉट इक्वल। वेल हम देख भी सकते हैं इनके रेशियो भी कहीं ना कहीं अलग है। और आपको पता है जब भी आप इक्विलिब्रियम लिखते हैं, हम लिक्विड वाली चीजों को और सॉलिड वाली चीजों को इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं कि ये चीजें इक्विलिब्रियम में पार्टिसिपेट डायरेक्टली नहीं करती हैं, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इक्विलिब्रियम, राइट। आइए अगले पॉइंट पे चलिए। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज गिवन बाय Kp CO2 CH4 O2। यार ये इक्वेशन कहीं ना कहीं गलत दिखती है, क्योंकि आपने जिस तरह से Kc लिखा है, देखिए केपी लिखा है वो गलत है। आपने एक तो पहले तो कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखा है, और दूसरी बात आप केपी मांग रहे हैं। तो इसका सही केपी लिख के देखते हैं। इसका सही केपी कैसे लिखा जाएगा? तो इस रिएक्शन के लिए जगह अगर आप केपी लिखेंगे तो केपी होगा पार्शियल प्रेशर, राइट, पार्शियल प्रेशर CO2 का, क्योंकि वो प्रोडक्ट है, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर CH4 का, और पार्शियल प्रेशर O2 का, लेकिन अगर वो ट्वाइस है तो वो स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज अ परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर द केपी फॉर द अबव गिवन रिएक्शन, राइट। ठीक है, फिर एक बार फिर भी हम सी और डी को देख लेते हैं। एडिशन ऑफ CH4 और O2 एट इक्विलिब्रियम विल कॉज अ शिफ्ट टू द राइट। जाहिर सी बात है, ध्यान से सुनना, इसमें क्या लग रहा है? ली चैटलर प्रिंसिपल लग रहा है। अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो ऑफ कोर्स इक्विलिब्रियम राइट की तरफ शिफ्ट करेगा। तो ए स्टेटमेंट ठीक है, सी स्टेटमेंट ठीक है। एक बार डी को भी देख लो। डी कहता है द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, बिल्कुल कंफर्म होती है नेगेटिव साइन से। डेल्टा एच इज नेगेटिव, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। लेकिन क्वेश्चन ने बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो बच्चों बी इज नॉट ट्रू, तो आपको बी टिक करना है। एज द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन नेगेटिव टर्म्स, क्वेश्चन एक नेगेटिव टर्म में आस्क हुआ है कि स्टेटमेंट जो गलत है वो बताओ। तो बी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ऑलराइट, बी स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। इसके साथ हम अगली रिएक्शन में चलते हैं। आइए ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कहता है कंसीडर द गैसियस इक्विलिब्रियम। कंसीडर द गैसियस इक्विलिब्रियम। N2 दे रखा है, 3 टाइम्स H2 दे रखा है, जिसने 2 टाइम्स NH3 दिया, और इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया K1। N2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस ऑफ NO, और इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2। H2 प्लस हाफ ऑफ O2 गिव्स H2, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K3। उसने बोला है नीचे वाली रिएक्शन के लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको करना क्या है? ध्यान से सुनना। पहले एक बार ऑप्शन देख लीजिए। K1 K3 K2, K1 K2 बाई K3, K1 K3 का स्क्वायर बाई K2, और K1 K3 का क्यूब बाई K2। अब सुनिए ध्यान से। आपको करना क्या है कि इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को अपनी फाइनल इक्वेशन से मैच कीजिए, और कोशिश कीजिए कि वो कैसे भी करके इक्वेशन फाइनल को मैच कर जाए। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे ट्वाइस ऑफ NH3 यहाँ दिखता है, जो कि लास्ट वाली इक्वेशन में मुझे रिएक्टेंट साइड में दिखता है। तो क्यों ना मैं लिख दूं रिवर्स इक्वेशन 1, है ना, रिवर्स इक्वेशन 1। इसमें ऐड करता हूं मैं, देखो ध्यान से, दूसरी इक्वेशन। अगर दूसरी इक्वेशन में ध्यान दूं तो N2 अब बिल्कुल गायब हो चुका है, ठीक है, O2 है, NO भी है, राइट। तो ऐड कर दो इक्वेशन 2 को, कुछ नहीं करना, डायरेक्टली ऐड कर दो, क्योंकि NO राइट में चाहिए यहाँ पे, और NO आपको राइट में दिख रहा है। लास्ट वाली में आ जाइए, वाटर है, H2 है, और O2 है। अगर आप H2 देखें तो ऊपर वाला H2 गायब हो चुका है, क्योंकि फाइनल इक्वेशन में नहीं आ रहा,
वो राइट में गया था 3 टाइम्स, तो इसका मतलब आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन 3 को, ठीक है? अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। एक बार मैं आपको इसको करके भी दिखा देता हूँ। रिवर्स इक्वेशन मैंने क्या लिखा वहाँ पे? रिवर्स इक्वेशन 1 बोला है, तो 2NH3 गिव्स H2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका H2 प्लस 3H2 प्लस ट्वाइस ऑफ N2, ठीक है? 3H2 प्लस N2। फिर देखिए ध्यान से इक्वेशन नंबर 2 को मैंने बोला बिल्कुल वैसे ही यूज़ करना है, तो इक्वेशन नंबर 2 में क्या है? N2 प्लस O2, N2 प्लस O2 गिव्स NO, ठीक है? यहाँ पे आ जाएगा NO और ये 2 टाइम्स हो जाएगा। और फाइनल वाली में देखिए H2 प्लस हाफ ऑफ H2 इसको कर दीजिए 3 टाइम्स H2 प्लस 3/2 O2 गिव्स वाटर, और वाटर कितना था 1 टाइम्स, तो 1 टाइम्स। अब इन सबको ऐड कर दीजिए, तो ट्वाइस ऑफ NH3 प्लस N2 प्लस O2 प्लस थ्राइस ऑफ H2 प्लस 3/2 ऑफ O2, ये क्या दे देगा आपको? ये दे देगा 3 टाइम्स H2 प्लस N2 प्लस ट्वाइस ऑफ NO प्लस 3 टाइम्स H2। ध्यान से देखना, 3 टाइम्स H2 लेफ्ट में भी है, राइट में भी, कैंसल आउट। N2 एक है कैंसल आउट। बाकी जो बच गया उसको ऐड ऑन कर दो, तो आपको फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी दैट इज़ 2NH3 प्लस 3/2 O2 गिव्स यू ट्वाइस ऑफ NO प्लस 3/H2O। यही पूछा गया था। अच्छा 5/2, इसको एक बार ढंग से कर लेना। 3/2 O2 और O2 को ऐड करोगे तो 3/O2 नहीं रहेगा, O2 ऐड करना मिस हो गया, 5/O2, 5/O2। तो फाइनल इक्वेशन आ गई। तो इसका मतलब जो भी हमने स्टेप्स लिखे थे, जो भी हमने क्या लिखे थे? स्टेप्स लिखे थे, राइट? वो बिल्कुल सही आए। अब देखो बस के का ध्यान रखना है। तो ये जो इक्वेशन का जो फाइनल के आएगा, जो फाइनल के आएगा, वो किस-किस पे डिपेंड करेगा? आओ देख लीजिए। आपने इक्वेशन 1 को रिवर्स करा, तो K1 नीचे चले जाएगा। इक्वेशन 2 को ऐसे यूज़ करा आपने, K2 आपका यहीं रहेगा, ठीक है? K2 आपका यहीं रहेगा। उसके साथ आपने क्या करा? अपना जो इक्वेशन थी आपकी K3 वाली, K3 वाली देखिए, K3 वाली को आपने 3 से मल्टीप्लाई करा। किससे मल्टीप्लाई करा? 3 से। तो बस K3 को आपने सीधा ही रखा, लेकिन मल्टीप्लाई 3 से करा तो क्यूब आ गया। K इज़ इक्वल टू K2 K3 का क्यूब बाय K1, राइट? अगर आप मैच करेंगे, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इससे एग्ज़ैक्टली मैच कर रहा है। सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इसी के साथ हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है हाईएस्ट पीएच वैल्यू बताओ। सबसे पहले तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है हाइलाइट कर दो। हाईएस्ट पीएच का मतलब है पीएच ज़्यादा होना चाहिए। आइए, 0.1 मोलर NaCl की बात कर रहे हो। सो स्टूडेंट्स, NaCl बनता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि HCl होता है, और एक स्ट्रॉन्ग बेस जो कि NaOH होता है, राइट? उसके कॉम्बिनेशन से। तो ये तो एक न्यूट्रल सॉल्ट हो गया ना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। तो इसका पीएच अराउंड 7 लाइक करेगा। आइए अगले पे चलते हैं। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अगर मैं इसके पेरेंट्स के बारे में बात करूँ, तो कहीं न कहीं NH4Cl को अगर बनाना है, तो NH4OH लाए होगे आप, जो कि एक वीक बेस है, और आज साथ में लाए होगे एक स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl। तो अगर इनका ये सॉल्ट बनता है, तो कहीं न कहीं इस सॉल्ट में आप इसको अगर वाटर में डालोगे, तो ये क्या करेगा? NH4OH एक वीक बेस बनाएगा, और अगर पानी से वो OH लेगा, तो H पॉजिटिव रिलीज़ करेगा। तो इसका जो पीएच आएगा, वो लेस देन 7 की वैल्यू का आएगा, एसिडिक पीएच रहेगा। इस पे आ जाइए। सोडियम एसीटेट में आपका वीक एसिड है एसिटिक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस है कौन-सा? NaOH। अगर आप इसको सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा? एसीटेट आयंस क्या करेंगे, मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। एसीटेट आयंस रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ, इसमें कोई शक नहीं है, और यहाँ से ये बना देंगे, ध्यान से देखना, CH3COH वीक एसिड, और साथ ही साथ ये OH नेगेटिव रिलीज़ कर देंगे। तो बच्चों, अगर OH नेगेटिव ज़्यादा रिलीज़ हो रहे हैं वाटर के अंदर, तो आपका पीएच बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो इसमें सबसे ज़्यादा पीएच बढ़ने के आपके चांसेस रहेंगे, सी वाले केस में, राइट? क्योंकि ये सॉल्ट है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। अब डी में देखो, डी में भी आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ये भी तो एक वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है। तो बच्चों, अगर वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है, तो वीक बेस कितना ही OH नेगेटिव निकाल देगा, स्ट्रॉन्ग बेस से तो ज़्यादा निकाल नहीं सकता ना, राइट? तो क्वेश्चन ने पूछा पीएच बताओ जिसका ज़्यादा होगा,
तो ये उसका ज़्यादा होगा जिसका OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और जो करेक्ट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। आइए ध्यान से सुनिए। ब्रोंसेड एसिड के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है कि ब्रोंसेड एसिड होता क्या है? देखिए, अगर मैं ब्रोंसेड एसिड की डेफिनिशन पूछूँ आपसे, तो आपको पता होना चाहिए ब्रोंसेड एसिड आर दोज़ एसिड दैट कैन रिलीज़, राइट? दैट कैन रिलीज़ H पॉज़िटिव, वो H पॉज़िटिव रिलीज़ कर देंगे। क्वेश्चन ने बोला है सिर्फ ब्रोंसेड एसिड की तरह बिहेव करें, ब्रोंसेड बेस की तरह बिहेव ना करें, ठीक है? ऑप्शन देख लेते हैं। बाइकार्बोनेट का आयन दे रखा है, अमोनिया का आयन दे रखा है, अम, कार्ब या कार्बोनिक एसिड दे रखा है H2CO3 और वाटर दे रखा है। सो कॉन्सेप्ट क्या लगा? कॉन्सेप्ट लगा इस क्वेश्चन में ब्रोंसेड एसिड का। फटाफट एक बार डेफिनिशन लिख दूँ ताकि आपके रिवाइज़ हो जाए। ये कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? ये वो होते हैं जो रिलीज़ करते हैं H पॉज़िटिव और प्रोटॉन डोनर, कैसे भी बोल लीजिए आप, ओके? व्हाट इज़ ब्रोंस्टेड बेस? ये एक्सेप्ट करते हैं H पॉज़िटिव और प्रोटॉन एक्सेप्टर भी बोला जाता है। तो आपको इनमें से वही चुनना है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट ना करे, सिर्फ प्रोटॉन डोनेट करे। आइए इस पे देखिए, क्या इस मॉलिक्यूल से आप H निकाल सकते हैं? हाँ, इसके 2 रिएक्शन में लिख के दिखा देता हूँ फटाफट। जब आप H+ निकालेंगे इससे, तो ये रिएक्शन शो करेगा। तो ये प्रोटॉन तो डोनेट कर सकता है, लेकिन उसके साथ अगर आप इसको H+ देंगे, तो बिल्कुल ये बना सकता है कार्बोनिक एसिड। तो ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है क्योंकि दोनों तरफ की रिएक्शन दिखा रहा है। उसी तरीके से NH3 से भी अगर आप देखेंगे, तो NH3 में अगर आप H पॉज़िटिव ऐड करेंगे, तो ये अमोनियम आयन बना सकता है और NH3 से अगर आप कोशिश करेंगे तो H पॉज़िटिव भी आप निकाल सकते हैं, राइट? तो ये भी एक करेक्ट ऑप्शन नहीं हुआ क्योंकि ब्रोंसेड एसिड की तरह शो करना है, राइट? ओके? और पहली वाली रिएक्शन में तो देख लीजिए, ये आपका कहीं न कहीं एक ब्रोंसेड बेस की तरह यूज़ हो रहा है, ठीक है? नीचे वाली रिएक्शन को आप भले ही हटा सकते हैं, ऊपर वाली रिएक्शन में आ गया ब्रोंसेड बेस की तरह, आपको एसिड की बात करनी है। नीचे आ जाइए वाटर में, वाटर आपको पता है दोनों तरफ की रिएक्शन शो कर सकता है, आप वाटर को H पॉज़िटिव दे सकते हैं, तो वो H3O पॉज़िटिव बना देगा और आप चाहें तो वाटर से क्या करेंगे देखिए, जब वाटर को H पॉज़िटिव मिल गया तो यहीं से कन्फर्म हो रहा है वो एक ब्रोंस्टेड बेस की तरह काम कर रहा है, राइट? तो ये भी अपना सही ऑप्शन नहीं है। डी में देखिए, डी में कुछ भी कर लीजिए, आप H पॉज़िटिव देने की कोशिश कीजिए, कार्बन को चाहिए नहीं, राइट? तो कार्बोनिक एसिड के कार्बन को चाहिए नहीं, तो वो क्या रिएक्शन शो करेगा? उसके पास सिर्फ एक ही चारा बचता है एंड दैट इज़ टू कन्वर्ट एंड टू रिलीज़ द H पॉज़िटिव एंड गिव HCO3 नेगेटिव, राइट? सो यही एक ऑप्शन है जो कि सिर्फ और सिर्फ ब्रोंस्टेड एसिड की तरह बिहेव करेगा। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। डी एक करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कहता है डेल्टा G नॉट की वैल्यू दे रही है 300 केल्विन पे इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज दिस, राइट? तो डेल्टा G नॉट की वैल्यू बता दो। टेम्परेचर 300 केल्विन दे रखा है, राइट? सो आपको डेल्टा G नॉट की वैल्यू बतानी है, टेम्परेचर दे रखा है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है। ठीक है? देखते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो जो कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में बात कर लें। कॉन्सेप्ट है जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो होगा डेल्टा G नॉट इज़ इक्वल टू माइनस RT ln K की जगह K इक्विलिब्रियम आ जाएगा। K की जगह क्या आ जाएगा? K इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब सुनना ज़रा, यहाँ पे R की वैल्यू किलो कैलोरी में चाहिए। तो R की वैल्यू मैं ले लेता हूँ किसमें? मैं ले लेता हूँ 2, राइट? R की वैल्यू ले लेता हूँ मैं 2 में। तो माइनस 2 1.8 भी लेते हैं बट रफली आ ही जाएगा क्योंकि मेरे हिसाब से ऑप्शंस काफ़ी पास हैं, तो 2 लेके जल्दी करते हैं थोड़ा। T ले लीजिए 300 केल्विन और ln की जगह मैं 2.303 ले लेता हूँ। K इक्विलिब्रियम तो log 10 टू द पावर 3, राइट? इसको आगे थोड़ा सॉल्व करते हैं। माइनस 600 केल्विन, अच्छा यूनिट लिख लिया ना? तो अगर मैं R की वैल्यू की बात करूँ, तो R को मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया? जूल से कैलोरी में। तो कैलोरी पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल, तो यहाँ हो जाएगा कैलोरी पर केल्विन पर मोल। तो उसका ध्यान रखना, केल्विन से केल्विन काट सकते हो, पर मोल बचेगा।
कैलोरी पर मोल बचेगा, उसको लेके चलते हैं। और साथ में देखिए यहाँ पे 2.303 लॉग 10 टू द पावर 3 हो जाएगा 3। अब बस इसी को सॉल्व करना है। तो देखिए 600, अब मैं बताता हूँ जल्दी कैसे सॉल्व करें। 600 ले लीजिए, 2.3 ले लीजिए और 3 ले लीजिए, फटाफट हो जाएगा। 600 ले लीजिए, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 6.9 ले लीजिए। अब देखो बच्चों, सिंपल सा फंडा है। अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे, राइट, तो आपके पास कितना है? 6.9 और 6। देखिए 6.9, 6 6 आपको पता है 36 के अप्रॉक्सिमेटली होता है, लेकिन 6.9 है तो 7 के आसपास है, राइट। 6 7 जा 42, लेकिन वो 6.9 है तो वो 42 तक जाएगा नहीं, वो 41 पे रुकेगा। और 41 पे मुझे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, अब उन पे बात करते हैं, आइए। तो हमें पता चल गया यहाँ से वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी कुछ ना कुछ 60। मैं इसको सीधा ही कर लेता हूँ, 69/6, 9 6 जा 54 और 6 6 जा आपका 36 हो जाएगा। 414 है ना, आ गया ना 414, 414 आ गया। और एक जीरो लगा दीजिए, ये हो गया कैलोरी पर मोल में। लेकिन ऐसा कहीं भी ऑप्शन कैलोरी में है नहीं, तो आओ कन्वर्ट करें किलो कैलोरी। किलो कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 4.14 कैलोरी पर मोल यूज करेंगे और किलो लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि 10 टू द पावर 3 किलो के बराबर होती है। और एक चीज का बहुत ही ध्यान रखना, नेगेटिव साइन का। फॉर्मूले में लिखा था नेगेटिव था, तो नेगेटिव लगाना मत भूलना, लगाते हुए चलना तो ही सही आंसर आएगा। तो देखो ए और सी दोनों ही सेम मैग्नीट्यूड के हैं, यूनिट भी जो चाहिए हमें वही है, बट माइनस का फर्क है। तो ध्यान से रखना, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू अगर वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, के की वैल्यू काफी अच्छी खासी है, तो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, तो उसमें जो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आएगी वो आएगी नेगेटिव में, तभी वो स्पॉन्टेनियस होगी। ऑलराइट, तो इसका इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। आगे चलते हैं इसके साथ अगले क्वेश्चन पे। आइए, कहीं ना कहीं अगला क्वेश्चन जो आता है वो आता है हमारा ली चैटेलर प्रिंसिपल पे बेस्ड। सुनना जरा, क्वेश्चन कहता है फॉलोइंग टू रिएक्शंस। अच्छा, दो इक्विलिब्रिया एक साथ है, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया का एक तरह से यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, एक ही वेसल के अंदर है, राइट। PCl5 से PCl3 और Cl2 हो रहा है, और COCl2 से CO प्लस Cl2 गैस निकल गई। क्वेश्चन कहता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को इंट्रोड्यूस करा गया वेसल में, तब बताओ अमाउंट में क्या फर्क आएगा। तो एक बार जो कॉन्सेप्ट है वो उसके बारे में बात कर लीजिए। कॉन्सेप्ट जो यूज कर रहे हैं हम, ली चैटिलियर प्रिंसिपल का यूज कर रहे हैं, राइट। इक्विलिब्रियम लिखिए एक बार, PCl5 गैसियस गिव्स PCl3 गैसियस प्लस Cl2, और नीचे लिख दीजिए COCl2 गैसियस गिव्स CO गैसियस प्लस Cl2 गैसियस, राइट। अब सुनना ध्यान से, क्वेश्चन कहता है कि इस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम जो एक सिस्टम के अंदर है, उसमें आपने CO गैस को इंट्रोड्यूस करा, आपने मोर CO गैस को पुट करा। तो बच्चों अगर आप मोर CO गैस यूज करोगे तो क्या होगा? CO की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी इक्वेशन नंबर 2 पे। अगर CO की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो ली चैटरलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, राइट। वो रेजिस्ट करेगा उस चेंज को। तो उस चेंज को रेजिस्ट कैसे करेगा? वो मोर Cl2 कंज्यूम करेगा, वो मोर Cl2 कंज्यूम करेगा और मोर COCl2 का फॉर्मेशन करेगा, राइट। ठीक है, ये तो रही बात दूसरे इक्विलिब्रियम की। इससे पहले इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा? पहला जो इक्विलिब्रियम है, अगर आप मोर Cl2 को कंज्यूम करोगे तो ये Cl2 और ये Cl2 क्योंकि एक ही सिस्टम के अंदर है, तो वो भी तो इफेक्ट होगा उससे, राइट। आप थोड़ी डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि ये वाला Cl2 COCl2 के डिकम्पोजिशन से था और ऊपर वाला Cl2 PCl5 के डिकम्पोजिशन से था। हम ये बिल्कुल नहीं बता सकते। तो ऊपर वाला जो Cl2 PCl5 के डिकम्पोजिशन से आया, उसमें हम एक बात लिखते हैं कि जितना Cl2 कंज्यूम होगा उतना ये इक्विलिब्रियम ऊपर वाला, द फर्स्ट वन, आगे की तरफ फॉरवर्ड करेगा। अगर वो आगे की तरफ फॉरवर्ड करेगा तो ये मोर डिकम्पोज होगा। क्या डिकम्पोज होगा? PCl5 टू रेजिस्ट द चेंज इन द पीएच। बात समझ में आई? अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं एक एक बार। एक ऑप्शन पहला, PCl5 विल रिमेन द सेम। नहीं, PCl5 कैसे रिमेन सेम रहेगा? PCl5 तो आगे की तरफ चलेगा ना, मोर डिकम्पोज होगा ताकि जो Cl2 की कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन कर सके।
PCl3 विल डिक्रीज, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम मेरा फर्स्ट वाला आगे जा रहा है तो PCl3 की कंसंट्रेशन डिक्रीज नहीं करेगी या उसकी अमाउंट डिक्रीज नहीं करेगी, वो बढ़ेगी। नीचे देखिए PCl5 विल डिक्रीज, ये बिल्कुल यहाँ पे सही बोला गया, PCl5 विल डिक्रीज, और जो डिक्रीज हो रहा है वो मैंने दिखा दिया आपको, क्योंकि Cl2 को अगर मेंटेन करना है तो PCl5 को डिक्रीज होना पड़ेगा, और CoCl2 विल बी डिक्रीज, ये भी बिल्कुल गलत है। अभी तो देखा उनका फॉर्मेशन मोर हो रहा है, जितना CO लाओगे उतना वो Cl2 को कंज्यूम करेगा और उतनी बैकवर्ड जाएगी रिएक्शन। सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सी बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर HCl एंड 0.1 मोलर H2SO4 विल बी। पीएच बताइए फाइनल सॉल्यूशन का जिसमें आप इक्वल वॉल्यूम HCl का यूज कर रहे हैं एंड 0.1 मोलर H2SO4 का। तो सबसे पहले इसमें कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट जो लग रहा है वो लग रहा है मिक्सिंग ऑफ, कोई भी ऐसा वैसा एसिड नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो चलिए इसके लिए एक फॉर्मूला देख लेते हैं यहीं पे। जो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। कभी भी क्वेश्चन आए मिक्सिंग का तो आप लिख लीजिए H पॉजिटिव V1 प्लस V2, V1 पहले सॉल्यूशन का, V2 दूसरे सॉल्यूशन का, M1 V1, और रही बात एन फैक्टर होता है तो एन फैक्टर 1 प्लस M2 V2 उसका एन फैक्टर 2, राइट। ये हमारे पास फॉर्मूला बन के तैयार है। यहां से आप वैल्यू निकालिए, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन आ जाएगी। क्वेश्चन ने बोला था कितना आपका कंसंट्रेशन है, 0.2 मोलर HCl, कुछ नहीं दिया हुआ, 1 लीटर मान लीजिए, राइट। यहाँ पे भी कुछ नहीं दिया हुआ, 1 लीटर मान लीजिए। 0.2 मोलर मल्टीप्लाई बाय 1 लीटर, एन फैक्टर 1 है, प्लस H2SO4 कितना दे रखा है आपको, 0.1, 0.1 मोलर का H2SO4 है, 1 लीटर है, लेकिन H2SO4 का जो एन फैक्टर है वो है 2, बिकॉज वो ट्वाइस H पॉजिटिव रिलीज करता है पानी के अंदर। नीचे 1 लीटर प्लस 1 लीटर कर दीजिए, ऊपर सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली ऊपर आपका नंबर ऑफ मोल्स की टर्म्स में आएगा, क्योंकि मोलारिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स बाय लीटर, सो लीटर से लीटर कट जाएगा, और एन फैक्टर की तो कोई यूनिट होती नहीं है। तो ऊपर देखिए, ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 0.2 प्लस 0.2, राइट। नीचे आ जाएगा 2 लीटर और आ जाएंगे मोल्स। सॉल्व करेंगे 0.4 बाय 2 मोलारिटी, और फर्दर सॉल्व करेंगे ना 0.2 मोलर, आपकी मोलारिटी कितनी आ गई, 0.2 मोलर, ये आपकी H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आ गई। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, हमें तो पीएच चाहिए, मुझे तो आपको पीएच बताना है। तो देखिए पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन माइनस लॉग 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1। सॉल्व करेंगे माइनस लॉग 2 प्लस माइनस लॉग 10 टू द पावर माइनस 1, ये हो जाएगा प्लस का 1, और लॉग 2 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 0.3010, राइट। तो कर दीजिए 1 माइनस 0.30, 0.70 आपका पीएच बन के आता है। और अगर आप इसको मैच करने की कोशिश करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए से बिल्कुल मैच होता है। तो क्या रीजन आंसर है हमारा, अगर आप एक सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं जिसमें HCl और H2SO4 ऐड करते हैं तो आपको जो पीएच है वो आएगा 0.7। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं पॉलीप्रोटिक एसिड के बारे में बात कर रहा है, राइट। तो कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे। जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है वो किसका है, पॉलीप्रोटिक एसिड का। ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन कहता है, assertion रीजन का है, इन H3PO4 high order ionization constant Ka2 and K3 are smaller than lower order ionization constant। जो भी K2 और K3 है वो स्मॉलर है देन लोअर ऑर्डर आयनाइजेशन कांस्टेंट। अगर मैं सिर्फ असर्शन की बात करूं तो कहीं ना कहीं ये बात सही है, क्योंकि देखो अगर आप H3PO4 से शुरू कर रहे हैं तो पहला हाइड्रोजन निकालना इज प्रीटी इजी, पहला हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन निकालना इजी है। लेकिन जैसे आप दूसरे के बारे में बात करेंगे तो कहीं ना कहीं अब वो रिलक्टेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक तो पहला रीजन सुनना, पहला उस पर एक नेगेटिव चार्ज है, इस प्रोसेस से एक और नेगेटिव चार्ज आएगा, और उसके अलावा कहीं ना कहीं जो ऊपर का H पॉजिटिव निकला है पहले स्टेप में वो कॉमन आयन इफेक्ट शो करेगा, वो फर्दर सप्रेस कर देगा डिसोसिएशन ऑफ द सेकंड,
वहीं पे अगर मैं थर्ड वाले की बात करूँ, लाइक HPO4 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे तीसरे वाले स्टेप के लिए ऊपर वाले दोनों स्टेप क्या करेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट लगाएँगे और तीसरे वाले का डिसोसिएशन और सप्रेस हो जाएगा, ठीक है? तो इन H3PO4 हाई ऑर्डर आयनाइजेशन कांस्टेंट आर स्मॉलर देन लोअर ऑर्डर आयनाइजेशन कांस्टेंट, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन पढ़िए, रीजन इन H3PO4 इट इज मोर डिफिकल्ट टू रिमूव अ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन फ्रॉम नेगेटिव आयंस लाइक H2PO4 नेगेटिव एंड HPO4 2 नेगेटिव ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। हाँ, देखिए कहीं ना कहीं ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि H2PO4 नेगेटिव और HPO4 2 नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट होता है, जिसके मैंने दोनों रीजन दे दिया आपको। इसमें कहीं न कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस भी लगती है कि इतनी आसानी से वो रिलीज़ नहीं करता, और दूसरा हमारा ली चैटेलर प्रिंसिपल भी इस पे एप्लीकेबल करता है। इसलिए ये आसान नहीं है। तो देखिए इसमें ऑप्शंस, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू ट्रू। तो इस केस में बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखना, कहीं न कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है जो कि क्या कर रही है, डिफिकल्टी कर रही है रिमूव करने में। अगर वो बोलता इज दिस द ओनली रीजन, तब ये कहीं न कहीं गलत हो जाता, क्योंकि इसमें ली चैटेलर का बात नहीं हुई। उसने सिर्फ पूछा कि ये हो रहा है कि क्या ये एक रीजन हो सकता है इसका, तो बिल्कुल ये रीजन सही है। ओके, आगे चलते हैं इसके साथ अगले क्वेश्चन पे। देखिए, इस बार थोड़ा-सा उन्होंने चेंज कर दिया यहाँ पे। क्वेश्चन बोलता है एट टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है आपका टी डिग्री सेल्सियस है, केडब्ल्यू फॉर वाटर दे रखा है, और उसने पूछा पीएच ऑफ वाटर बता दो एट टी डिग्री सेल्सियस। टी मुझे कुछ पता नहीं है बट केडब्ल्यू की वैल्यू पता है। आइए देखिए, मुझे पता है एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन जो होती है, कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर दो फटाफट, वो किसके बराबर होती है, ओ एच नेगेटिव कंसंट्रेशन के, और ये बराबर बराबर हो जाती है 10 की पावर, इस केस में हो जाएगी हमारी 10 की पावर -13 और 6.4 के। क्वेश्चन ने बोला पीएच का पता लगा वाटर के, ठीक है? तो अगर मैं पीएच वाटर का पता लगाना चाहता हूँ इस टेम्परेचर में, तो वाटर तो इक्वली इक्वली क्या होगा, डिसोशिएट होगा एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव में, राइट? तो क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ से मैं ले लेता हूँ एच स्क्वायर, ये हो जाएगा 6.4 इंटू 10 की पावर -13। थोड़ा सा चेंज करते हैं, एच पॉजिटिव को क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 64 इंटू 10 की पावर -14। मैंने डेसिमल को शिफ्ट कर दिया वहाँ पे, राइट? तो -14 आ गया। अब अगर एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकालूंगा तो वो कितनी हो जाएगी, 64 का करोगे तो 8 आएगा, 10 की पावर का करोगे -7 आएगा। ये आ गई एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। आपको पीएच निकालना है, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग 8 इंटू 10 टू द पावर -7, माइनस लॉग 7। अब देखना ध्यान से सुनना, लॉग 7 की बात करोगे यहाँ पे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी लॉग 10 टू द पावर -7, वो तो हो जाएगा 7। लॉग 8 निकालने जाओगे तो वो आ जाएगा कितना, 0.9, वो आ जाएगा 0.9, 03 आ जाएगा अगर थोड़ा और ज्यादा करना चाहो, 7 माइनस 0.903, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 7 में से 0.903, राइट? तो आपको देख के साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ऑप्शन जो है वो वेरी क्लोज है, और वो किसके ज्यादा क्लोज है, 7.0, यहाँ से हो जाएगा ये 6.1, राइट? और 6.1 आपको सिर्फ सी ऑप्शन में दिख रहा है जो कि वेरी क्लोज है। 6.09 को अगर आप क्या करोगे, राउंड ऑफ करोगे तो 6.1 ही देगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन पढ़ेगा ध्यान से। क्वेश्चन कहता है एक बफर सॉल्यूशन दे रखा है जिसकी कंसंट्रेशन दे रखी है आपको 0.4 एंड 0.8। इफ के अमोनियम आयंस का 10 टू द पावर -8 है, पता लगाओ पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट क्या कहता है। जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली हम हेंडरसन इक्वेशन का यूज करेंगे, राइट? हेंडरसन इक्वेशन, हेंडरसन इक्वेशन कहती है कि देखो, आई थिंक बफर तो आप पहचान लोगे कि वीक बेस दे रखा है। नहीं पहचान पाओगे तो एक बार देखो, NH4OH क्या रिलीज कर सकता है, OH नेगेटिव रिलीज कर सकता है, और वहीं पे उसका सॉल्ट दे रखा है। तो बेसिक बफर का
फॉर्मूला लगाएंगे, POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग जो सॉल्ट है उसकी कंसंट्रेशन आएगी अपॉन में जो भी आपका बेस है उसकी कंसंट्रेशन आएगी, और उसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं बताना चाहूंगा, सुनना जरा। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये के दे रखा है, राइट? तो क्या करिए, के डॉट के बी इज इक्वल टू 10⁻14 हो सकता है। के बी की वैल्यू निकाल दीजिए यहाँ से, 10⁻14 से 10⁻8 10⁻7 के बी की वैल्यू आ गई। चलिए, पी ओ एच इज इक्वल टू पी के पी प्लस सॉल्ट कंसंट्रेशन बाय क्या, आपकी बेस कंसंट्रेशन। पी के बी निकाल लीजिए फटाफट। पी के बी की वैल्यू कितनी होगी, पी के बी की वैल्यू होगी आपकी यहाँ पे 10⁻6, सो माइनस लॉग 10⁻6, पी के बी आ गया 6। यूज कीजिए, लॉग लगाना मत भूलिए, लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, लॉग सॉल्ट। अब देखिए लॉग सॉल्ट अपॉन बेस क्या रहेगा, सॉल्ट की कंसंट्रेशन दे रही है उसने, सॉल्ट ये रहा 0.4, जो सॉल्ट है आपका उसकी कंसंट्रेशन दे रही है 0.4, और जो बेस है आपकी उसकी दे रही है 0.8। आइए उसको पुट करते हैं, सॉल्ट दे रखा है 0.4 कंसंट्रेशन का, और जो बेस दे रखा है वो दे रखा है 0.8 कंसंट्रेशन का। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर आपकी सॉल्ट की कंसंट्रेशन NH4 ट्वाइस SO4 है, ठीक है, तो इसमें हमें क्या चीज देखने को मिलती है, सॉल्व करेंगे इसको, पीओएच, जो पीओएच की वैल्यू आएगी यहाँ से उसे देखना। तो जो ये मोलैरिटी है ना, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी कि मोल बाय वॉल्यूम में ले रहा हूं तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा, उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी। आपको बस कंसंट्रेशन रखनी है सॉल्ट की ऊपर। तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है 0.4 और नीचे 0.8। सॉल्व करते हैं, 6 प्लस लॉग, इसको सॉल्व कीजिए 0.4 और 0.8 को, ये हो जाएगा लॉग 1/2। क्या हो जाएगा, लॉग 1/2। पीओएच आ जाएगा 6 माइनस, मैं इसको रिवर्स कर दूं तो लॉग 2 हो जाएगा ना, और लॉग 2 मुझे पता है ज्यादा इजी सॉल्व करना, 0.30। तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6 माइनस 0.3 जो कि है 0.7। लेकिन बच्चों ये है पीओएच, और कहीं ना कहीं ऑप्शन वो कभी कभार दे देते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको क्या करना है, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा अगर आप देखोगे ना तो ऑप्शन यहाँ पे अलग आ रहा है, तो 3010 कर लो, ठीक है। थोड़ा सा इसको इन डेप्थ ले जा लेते हैं क्योंकि ऑप्शन मिलेगा नहीं वरना। तो 5.9 में से जाएगा 6.090, लाइक दिस वे, 5.61। अब देखो पीएच निकालना है, तो पीएच इक्वल टू 14 माइनस पीओएच कर लोगे, 14 माइनस 5.609, और यहाँ पे भी 9 ही आ जाएगा बीच में, ठीक है, 9 9 आ जाएगा, 9 9। तो इसको सॉल्व कर लो, 14 माइनस 5.6, तो 14 माइनस 5.7 कर लो, है ना, अप्रोक्सीमेटली, तो उससे आ जाएगा। तो ये जो आपका आंसर है ये बहुत क्लोज है 9.2 से, सो 9.2 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे लिख दीजिए, ये आपको आ जाएगा 9.2 के अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है इसको सॉल्व। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो सॉल्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट अंडरगो एनायनिक हाइड्रोलिसिस। देखिए एनायनिक हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है पहले उसको समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी एनायनिक हाइड्रोलिसिस में जाएगा वो होगा वीक एसिड का कंपोनेंट, वीक एसिड का कंपोनेंट होगा, उसी का ही तो हाइड्रोलिसिस देख पाओगे आप। ठीक है, वीक एसिड के कंपोनेंट का ही आप हाइड्रोलिसिस देखोगे। तो वीक एसिड लाओगे, वाटर लाओगे, राइट, तो इसको ऐसे ले लीजिए, वीक एसिड का कंपोनेंट लाए, वाटर लाए, वीक एसिड बन गया, साथ ही साथ OH नेगेटिव रिलीज करते हैं, राइट। ओके, तो सुनना जरा, AlCl3 क्या शो करेगा एनायनिक हाइड्रोलिसिस? सो आंसर है नहीं, AlCl3 डू नॉट शो एनायनिक हाइड्रोलिसिस। ये शो नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि AlCl3 एक कोवेलेंट टाइप का कंपोनेंट है, राइट। ओके, इट्स मोर लाइक कोवेलेंट। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट में क्या है कि एक ट्रांजिशन मेटल है, और ट्रांजिशन मेटल का हमने कभी भी अभी तक हाइड्रोलिसिस में हम गए नहीं है, राइट। तो कॉपर सल्फेट भी आपको शो करता हुआ नहीं मिलेगा। वो तो एक आपका अगर आप सॉल्यूशन में मिला भी दोगे तो कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस और सल्फेट एक्वस की फॉर्म में वाटर से सराउंड रहेगा, राइट। वीक एसिड दे रखा है और एक
वीक बेस दे रखा है, ध्यान से सुनना। अगर आपको क्या शो करना है, एनायनिक हाइड्रोलिसिस, तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस में आपको एनायन चाहिए जो कि वीक एसिड बना दे। तो एनायन तो आपका यहीं से निकलेगा ना, एनायन होना चाहिए वीक। ये जो एक्स नेगेटिव है ये वीक एसिड का होना चाहिए। अब इन दोनों में से एसिड यही है, तो बस कार्बोनेट का बना दीजिए, राइट? वाटर से रिएक्ट कराइए और पहले तो बाइकार्बोनेट बना दीजिए और फिर दूसरी रिएक्शन में फर्दर वाटर का यूज करके H2CO3 दिखा दीजिए। तो कहीं न कहीं जो करेक्ट आंसर है वो है सी। Na2CO3 is the component that will show anionic hydrolysis, right? NH4Cl तो कैटायनिक वाले में जाएगा, ठीक है? चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है इफ द डिसोसिएशन ऑफ दिस कंपोनेंट NH2CO NH4 Kp की वैल्यू दे रखी है दिस मच, राइट? द इक्विलिब्रियम प्रेशर फॉर दिस रिएक्शन इज, इक्विलिब्रियम प्रेशर बताना है इस रिएक्शन का। आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट जो लगाएंगे वो हम Kp का लगाएंगे, राइट? एंड Kp कैलकुलेशन का लगाएंगे हम किसमें? Kp कैलकुलेशन इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे। देखिए NH2COO NH4 ये रिएक्ट करके क्या बना देगा? NH2COO नेगेटिव प्लस रिएक्शन दी उन्होंने, हाँ सॉरी रिएक्शन दे रखी है उन्होंने, तो उस पे रिएक्शन देख लेते हैं। इन्होंने क्या बना दिया यहाँ पे? ट्वाइस ऑफ NH3 गैसियस प्लस CO2 गैसियस। ये अब सुनना जरा, इनिशियल पे जब आप आएंगे आपके पास कोई प्रेशर रहेगा P, आपके पास क्या रहेगा? प्रेशर रहेगा P, ओके? प्रेशर रहेगा P। अच्छा सुनना, वहां पे सॉलिड लिखा है, थोड़ी देर के लिए P मान लो, इसको हम फिर इवेंचुअली नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि सॉलिड हम क्या कहते हैं कि फॉर सॉलिड डेंसिटी एंड मोलर मास डू नॉट चेंज, इसलिए हम उसको यूनिटी की तरह मानते हैं इन द इक्विलिब्रियम, राइट? जब भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं यूनिटी के इक्वल रखते हैं। तो अभी थोड़ी देर के लिए P मान लो, चीजें काफी सिंपल हो जाएंगी, कुछ नहीं बना, चेंज आएगा तो P में से कुछ P माइनस करा होगा, तो यहाँ पे देखो ट्वाइस ऑफ स्मॉल p आया होगा और यहाँ पे P आया होगा। इक्विलिब्रियम पे क्या रखोगे आप? इसको P हटा देना, P माइनस P, और इसको तो नेग्लेक्ट ही करना है, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये क्या है? सॉलिड है, राइट? बट यहाँ पे मेरा काम बन गया, यहाँ पे आपका P बन गया, P बन गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है यहाँ पे जो वैल्यू आई वो आई 32, जो आप अगर Kp लिखने जाओगे, Kp लिखते हैं इस रिएक्शन का, Kp आ गया पार्शियल प्रेशर NH3 का स्क्वायर पार्शियल प्रेशर CO2 का, ठीक है? आपके पास वैल्यू है, पुट कीजिए 2p का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय p, और Kp की वैल्यू उन्होंने दे रखी है कितनी? 32 ATM क्यूब। सॉल्व करो, 32 ATM क्यूब इज इक्वल टू 8p क्यूब, 8 से हटा दीजिए, अच्छा 4 है, 4 कर दीजिए यहाँ पे, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 4 इसको कट करेगा 8 पे, क्यूब को वहां ले जाइए तो बन जाएगा p इज इक्वल टू 2 ATM, प्रेशर आ गया 2 ATM का, ठीक है? ओके, सो क्वेश्चन कहता है इफ फॉर द डिसोसिएशन दिस देन इक्विलिब्रियम प्रेशर। अब उसने जो इक्विलिब्रियम प्रेशर बोला ना, उसमें चालाकी क्या करी है मैं बताता हूँ। उसने इक्विलिब्रियम प्रेशर पे चालाकी ये करी है कि इक्विलिब्रियम प्रेशर टोटल प्रेशर होता है बच्चों, 2p प्लस p। सो 2p प्लस p निकालना है, 2 ATM लिख के मत आ जाना, गलत हो जाएगा। p टोटल ही p इक्विलिब्रियम होता है, सो 2 इंटू 2 प्लस 2 ये हो जाएगा 2p इंटू p, 2 2 4 प्लस 2 6, 8 नहीं 6, या 6 ATM, ओके? 6 ATM इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? तो इसको ऐसे सॉल्व करना था। ऑलराइट, कीपिंग सेड दैट स्टूडेंट्स, let's end the session over here, and we are definitely going to come with more new exciting chapters in the next session। और जो नेक्स्ट सेशन होगा हमारा, वो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा, जिसमें हम सम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और उसकी टेक्निक्स प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।